हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे हो, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज के वीडियो में आप लोगों को सीए फाइनल एफआर की सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए एमटीपी 1 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे? एमटीपी 1। सब्जेक्ट आपका सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अटेम्प्ट है सितंबर 25। लिख देता हूं एक बार। सर आरटीपी का क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। आरटीपी की वीडियो ना मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पिछले बड़े सारे अटेम्प्ट की ना आरटीपी एमटीपी की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। आरटीपी एमटीपी की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जिस भी अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी रेफर करनी है आप रेफर कर लेना। सीए फाइनल एफआर के जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं वो सारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। जो सीए फाइनल एफआर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका सिलेक्शन दो बेस पे किया गया। एक वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सेकंड उन क्वेश्चनों में रिस्पेक्टिव इंडेक्स और चैप्टर के आपके मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करेंगे, उस फाइल का प्रिंट आउट ले लेंगे। और इतना ही नहीं, जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैंने शेयर कर रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो वीडियो है उसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी कवर कराए हैं और साथ के साथ कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कराया है। केस सिनेरियो एमसीक्यू की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। और जैसे ही आपका ये एमटीपी 1 है, एमटीपी 2 की वीडियो शेयर होने के बाद मैं आप लोगों के साथ केस सिनेरियो की अपडेटेड फाइल शेयर कर दूंगा। और जो अपडेटेड फाइल मिलेगी आपको अगेन मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, जो केस सिनेरियो की फाइल होगी उसमें मैं ना रिस्पेक्टिव केस सिनेरियो के साथ में वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको जिस भी केस सिनेरियो की वीडियो रेफर करनी है आप वीडियो रेफर कर लेना। आइए स्टार्ट कर लेते हैं एमटीपी 1। देखिए, अगर मैं आरटीपी की बात करूं ना तो आरटीपी के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन है, चाहे वो केस सिनेरियो है, एमसीक्यू है, ओल्ड क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन में एक ही वीडियो में कवर कराता हूं। मींस कंप्लीट आरटीपी में एक वीडियो में कवर करा देता हूं और उसमें सारे सारे क्वेश्चन में कवर कराता हूं। लेकिन जो एमटीपी है उसके अंदर मैं एक तो केस सिनेरियो कवर कराता हूं, एमसीक्यू कवर कराता हूं और साथ में न्यू क्वेश्चन कवर कराता हूं। अगर मैं सितंबर 25 अटेम्प्ट की एमटीपी 1 की बात करूं एफआर की, तो एमटीपी 1 के अंदर जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट है उसमें सारे क्वेश्चन आपके डुप्लीकेट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में केवल और केवल आप लोगों को केस सिनेरियो और एमसीक्यू कवर कराऊंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं केस सिनेरियो 1 से। एक प्यारी सी बात हो, एग्जाम के अंदर आप लोगों को केस सिनेरियो कैसे हैंडल करनी चाहिए मैं 2 मिनट लेके इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेता हूं। देखिए दोस्त, आप क्या करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में अपना एमसीक्यू पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर अगर हम विदाउट रेफरिंग केस सिनेरियो एमसीक्यू पढ़ते हैं तो हम उसका आंसर कैसे दे पाएंगे? दोस्त, मैंने ये नहीं बोला कि स्टेप 1 में आप एमसीक्यू का डायरेक्ट आंसर दे देंगे। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे विदाउट रेफरिंग केस सिनेरियो। ठीक, इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है कि केस सिनेरियो के अंदर ना कोई ट्रांजेक्शन दे रखी, कोई इवेंट दे रखा है, तो एक ट्रांजेक्शन या इवेंट का मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो ट्रीटमेंट रेलिवेंट है जिसके ऊपर एमसीक्यू पूछा गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे और उसके बाद फिर केस सिनेरियो पढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर ना। क्योंकि जब मैं एमसीक्यू पढ़ के केस सिनेरियो पढ़ूंगा ना तो जो भी एमसीक्यू पूछा गया मैं उसके रिस्पेक्ट में आंसर सोचूंगा, ट्रांजेक्शन को मैं उसी एंगल से देखूंगा। और एग्जाम में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि केस सिनेरियो के अंदर कोई ऐसा पैराग्राफ दे रखो या कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन दे रखी हो जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है आपका एमसीक्यू के रिगार्ड में, मींस उसके रिगार्ड में एमसीक्यू नहीं पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को या तो छोड़ देंगे या फिर जल्दी से जल्दी उसको रीड कर लेंगे। ठीक, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू का आंसर रेफर करेंगे, मतलब एमसीक्यू का आंसर टिक करेंगे। एक प्यारी सी बात और, अगर मान लो केस सिनेरियो ऐसा है, वैसे बड़े कम चांस है, लेकिन मान लो एग्जाम के अंदर कोई ऐसा केस सिनेरियो आ जाता है जिसमें सिर्फ 4 से 5 लाइनें हैं, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, पहले केस सिनेरियो रेफर कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन रहेगा। आइए केस सिनेरियो 1 पे चलते हैं, पहले एमसीक्यू पे। व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एबीसी लिमिटेड? हमें बताना एबीसी लिमिटेड का ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। आपका शेड्यूल 3 डिवीजन 2 का क्वेश्चन है या फिर आपका इंड AS 1 का क्वेश्चन है। ठीक, व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेड पेबल? आपने ट्रेड पेबल का क्लासिफिकेशन बताना है। हाउ मेनी ऑपरेटिंग सेगमेंट डज एबीसी लिमिटेड? आपने बताना है कि एबीसी लिमिटेड के कितने आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट है। इंड AS 108 का क्वेश्चन हो गया। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर इंड AS 24? आपने बताना है इंड AS 24 के अकॉर्डिंग इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक, आइए अब हम क्या करेंगे, केस सिनेरियो रेफर करेंगे। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट। एबीसी लिमिटेड क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है एक तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट को
और सेकंड आपका फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट को। देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपने बताना है कि कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट है। ऑपरेटिंग सेगमेंट बेसिकली क्या है, एंटिटी का एक ऐसा कंपोनेंट है जो 3 कंडीशन क्वालिफाई करता है। पहली कंडीशन क्या है, जो कंपोनेंट है वो आपका एंगेज है बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, जिससे एंटिटी क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसके ऊपर खर्चे करती है, ठीक। सेकंड, जिसके रिजल्ट ना रेगुलरली सीओडीएम रिव्यू करता है फॉर द पर्पज ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और असेस द परफॉर्मेंस आफ्टर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब असेट की परफॉर्मेंस क्या है। थर्ड है आपका सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस सेगमेंट की अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन क्वालिफाई होती तो ऑपरेटिंग सेगमेंट बन जाता है। एक बात और, 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट को हम लोग रिपोर्टिंग पर्पज के लिए एग्रीगेट कर सकते हैं, अगर 2 और मोर जो आपके सेगमेंट है, ऑपरेटिंग सेगमेंट है, वो कुछ कंडीशन क्वालिफाई करते हैं। जैसे वो जो आपके सेगमेंट है ना, अगर हम उसे एग्रीगेट करते हैं तो वो जो एग्रीगेशन है वो आपका कोर प्रिंसिपल के तहत रहेगा, ठीक, मतलब कंसिस्टेंट रहेगा कोर प्रिंसिपल ऑफ इंड AS 108 के ना, एग्रीगेशन कंसिस्टेंट रहेगा आपका कोर प्रिंसिपल ऑफ इंड AS 108 के। सेकंड, जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है उनकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक आपका सिमिलर होनी चाहिए। थर्ड, वो जो सेगमेंट है वो सिमिलर होनी चाहिए आपका या तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्ड में, प्रोडक्शन प्रोसेस के रिगार्ड में, आपका टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर के रिगार्ड में, मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट आपका प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्ड में, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के रिगार्ड में। आइए, मैंने आपको इंड AS 108 का बेसिक सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया, अब हम क्वेश्चन रेफर करते हैं। 3 प्रोडक्ट नेमली A, B एंड C आर मैन्युफैक्चर्ड। अब प्राइमा फेसी यहाँ पे हो सकता है कि 3 सेगमेंट हो, ठीक है, प्राइमा फेसी बोला मैंने। प्रोडक्ट A इज क्लासिफाइड एज हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ठीक है जी। प्रोडक्ट B एंड C आर क्लासिफाइड एज फूड एंड ग्रोसरी। अब यहाँ पे उसने फूड एंड ग्रोसरी हमें मर्ज करके दे दिया, ठीक। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये एक सेगमेंट है या अलग अलग सेगमेंट है। हेल्थ केयर एक हो गया, फूड एंड ग्रोसरी के लिए आगे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन एक बार रेफर करते हैं। प्रोडक्ट B एंड C आर सिमिलर प्रोडक्ट, ये सिमिलर प्रोडक्ट है, ठीक है। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड फॉर सेलिंग एक्टिविटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। अलग से सर आपका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिमिलर प्रोडक्ट हो गए, मतलब एक सेगमेंट हम एग्रीगेट कर सकते हैं ना B और C को, तो एक सेगमेंट हो गया, हेल्थ केयर एक सेगमेंट हो गया, अलग से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब आपका हेल्थ केयर और प्रोडक्ट B एंड C से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इनके ऊपर खर्चे करते हैं, एक कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन आपका डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सीओडीएम अगर रिव्यू करता है रेगुलरली तो ये आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट बन जाएंगे। देयर आर 2 लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट A, B एंड C। अब ये देखिए 2 लाइन मैनेजर है जो रिस्पॉन्सिबल है आपका, प्रोडक्ट A के लिए एक है और B और C के लिए दूसरा है। मैनेजर X मैनेज प्रोडक्ट A एंड मैनेजर B मैनेज प्रोडक्ट B एंड C, ठीक है जी। मैनेजर X मैनेज करता प्रोडक्ट A को और मैनेजर B, ये मैनेजर B एंड C को, वैसे ये तो मैनेजर A और B होने चाहिए थे, XY होने चाहिए, चलो कोई नहीं। द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोडक्ट A एंड फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट B एंड C आर रेगुलरली रिव्यूड बाय CODM। तो यहाँ पे अपने 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गए। 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट नो, 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट नो, 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट, लास्ट में थर्ड है, तो ऑप्शन आपका C आ गया, 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ABC लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ABC ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड। तो ये आपको ओपनिंग साइकिल बन जाएगा कितने मंथ का, 3 + 1 + 5 + 5, 14 मंथ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक। ट्रेड पेबल ऑफ द कंपनी आर पेड इन 12.25 मंथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेड पेबल आपका ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आता है, जो ट्रेड पेबल का टाइम पीरियड है, तो ये आपका करंट लायबिलिटी बन जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 14 मंथ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। ABC लिमिटेड ओन 30% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द XYZ लिमिटेड, ठीक है जी। जो ABC लिमिटेड है उसके पास 30% इक्विटी शेयर है आपका XYZ लिमिटेड के, ठीक, मतलब एसोसिएट का रिलेशन बन गया यहाँ पे। क्वेश्चन ने बोला एंड हैज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इट, लिख भी दिया क्वेश्चन है, ठीक। एक्स लिमिटेड होल्ड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, हालांकि प्राइम फेसी बनता है 30% से, मतलब 20% और मोर से, ठीक है, बाकी हमें केस टू केस रिव्यू करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से XYZ होल्ड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। XYZ के पास ये कुछ इन्वेस्टमेंट है, 70% शेयर कैपिटल है सब्सिडरी में PQR। देखिए, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एसोसिएट की सब्सिडरी को रिलेटेड पार्टी मानते हैं, एसोसिएट की मतलब सब्सिडरी को रिलेटेड पार्टी मानते हैं, और ऐसे
ज्वाइंट वेंचर की सब्सिडरी को भी हम रिलेटेड पार्टी मानते हैं, ठीक। 30% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द एलएमएन लिमिटेड विद द एबिलिटी टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये एसोसिएट 30% शेयर है, ठीक। तो देखिए अगर मैं रिलेटेड पार्टी की बात करूं तो यहां पे ये रिलेटेड पार्टी होगी एसोसिएट की वजह से, ठीक जी सर। ये रिलेटेड पार्टी होगी होल्डिंग सब्सिडरी की वजह से, ये रिलेटेड पार्टी होगी आपका होल्डिंग सब्सिडरी की वजह से, ठीक। एबीसी और पीक्यूआर भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, क्यों सर? क्योंकि सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट भी रिलेटेड पार्टी मानी जाती है, मतलब एसोसिएट इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट, लेकिन एसोसिएट डज नॉट इंक्लूड एसोसिएट, मतलब ये दोनों आपस में एसोसिएट है तो ये रिलेटेड पार्टी होगी, लेकिन एसोसिएट के एसोसिएट नॉट ए रिलेटेड पार्टी। अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एबीसी लिमिटेड शुड डिस्क्लोज इट ट्रांजैक्शन विद पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर के साथ रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिफिकेशन करें तो है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें नोट करेक्ट बतानी। एबीसी लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट्स ट्रांजैक्शन विद एलएमएन, एलएमएन के साथ, बिल्कुल ठीक है, हमें नोट करेक्ट बताना है। PQR Limited is required to disclose its transaction with ABC Limited, PQR और आपका ABC, बिल्कुल ठीक है, हमें नोट करेक्ट बताना है। ABC Limited should not disclose its transaction with PQR, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो PQR है उसके रिगार्ड में डिस्क्लोजर देना है, तो सर ठीक कैसे हो गया? ठीक इसलिए हो गया बेटा क्योंकि नोट करेक्ट पूछा है। अच्छा तो ये करेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने बोला ठीक है। अगर क्वेश्चन में करेक्ट पूछता तो फिर ये करेक्ट होता, ये करेक्ट होता, फिर तो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग उस हिसाब से होती ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नोट करेक्ट पूछा है, शुड नोट डिस्क्लोज, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन विद पीक्यूआर, ये नोट करेक्ट है क्योंकि हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी पीक्यूआर। यहाँ देखिए, चले जी सर, तो ऑप्शन डी आ गया। के सिनेरियो 2, आइए पहले एक बार एमसीक्यू रेफर करते हैं। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द जिम्नाजिम एंड ए न्यू मेंबर। देखिए क्या होता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 115 हम कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को मान के चलेंगे उतने टाइम पीरियड में जितने टाइम पीरियड के लिए आपका पार्टियों के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है एंड ऑब्लिगेशन है, ठीक। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन कितने टाइम पीरियड के लिए। द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेटेड टू यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को रिकवरी रेट के हिसाब से क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। व्हाट इज द टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, करेंगे चर्चा। मतलब ये आपका क्वेश्चन इंड AS 2 का है, इंड AS 2 का है, ये 115 का है। व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस इन द P&L, अगर खर्चों को की बात करें तो जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं आपके P&L में चले जाएंगे, ठीक। चलें जी सर, आइए पढ़ते हैं केस सिनेरियो। बी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैनी बिजनेस इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फिटनेस क्लब एंड स्पोर्ट्स जिम्नाजिम। It prepared the financial statement following Ind AS. During the company has faced some issue and their solution secure professional advice. A gymnasium entered into a contract with a new member to provide access to gym for a 12-month period at 4500 per month, ठीक है जी। The member can cancel his or her membership without penalty after 3 month। देखिए 3 मंथ के बाद पेनल्टी के बगैर वो मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, एनफोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन आपके 3 मंथ के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितना आ गया, 3 मंथ आ गया। The following information is gathered from B Limited. Full capacity 10,000 labor hour in a year, ठीक है जी। नॉर्मल कैपेसिटी 7500 लेबर आवर इन ए ईयर। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है उसे नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से एलोकेट करेंगे, रिकवरी रेट कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल लेबर आवर जो लगा है वो आपका 6500 आवर है, ठीक है जी। टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 1500 है, ठीक जी सर। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 2600, इसे हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, इसे हम नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ओपनिंग इन्वेंट्री आपका 2500 यूनिट है। टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर आपका 6500 यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो यूनिट और आवर का लिंक है वो 1:1 की रेशो है, ठीक। टोटल यूनिट सोल्ड आपने 6700 यूनिट सेल कर दी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची है, 2500 प्लस 6500 प्रोड्यूस किए, ये हमने सेल कर दिए 2300, ठीक। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज असाइंड बाय यूजिंग द कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है हम कॉस्ट फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, असाइन करेंगे। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए
अगर मैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करूं तो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि 1 लेबर आवर इक्वल टू आपका 1 यूनिट है, तो 0.2 पर आवर। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपका जो है, मतलब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है आपका 1500 है, हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर लिया, ठीक। तो ये आपका रिकवरी रेट आ गया। और जितना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में चार्ज नहीं होगा उतना पीनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। आगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 2600 है, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितने से था आपका 6500 यूनिट है। लेबर आवर की बात करें तो 6500 लेबर आवर आ गया, तो 0.4। आइए हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर ली, अब क्वेश्चन देखते क्या क्या है। द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेटेड टू यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। हमने यूनिट कितनी प्रोड्यूस किए सर 6500 यूनिट, और आपका लेबर आवर की जो रेशो है वो 1:1 है, इंटू आपका 0.2, तो 1300 का अमाउंट हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में चार्ज कर लेंगे, मतलब आपका यूनिट प्रोड्यूस में चार्ज कर लेंगे 1300, लिखेंगे ऑप्शन डी, मतलब टिक करेंगे ऑप्शन डी। आगे व्हाट इज द टोटल फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने पास कितनी बची है 2300 यूनिट, ठीक। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 0.2 है, और आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 0.4 पर यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने पर आवर निकाला है, और इनटू अगर आपका यूनिट के हिसाब से देखें तो 1:1 की रेशो, ठीक, इंटू 2300 यूनिट, तो 0.2 प्लस आपका 0.4 इंटू आपका 2300, 1380, 1380, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस इन पीएनएल। देखिए हम पीएनएल में कितना एक्सपेंडिचर चार्ज करेंगे। एक तो सर जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमने चार्ज नहीं किया, आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बना, 200, ठीक जी सर। और सेकंड जो हमने यूनिट सेल किए वो आपका मेटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आ जाएगा ना, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आ जाएगा। हमने यूनिट कितनी सेल की है 2500 ओपनिंग थी, 6500 अपना प्रोड्यूस हुई है, ठीक जी सर, और 6500 यूनिट हमने क्या की सेल की। अब फीफो मेथड है तो 2500 यूनिट तो हमने यहाँ से सेल कर दी, तो करंट ईयर में कितनी सेल की है सर 4200 इंटू आपका 0.6 फिक्स और प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2520 प्लस आपका जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक जी सर। अच्छा हम इसकी वर्किंग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ड्यूरिंग द ईयर के खर्चे कितने हैं सर 4100, इसमें से इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट कितना बन गया 1380। चलो एक प्यारी सी क्वेरी और मैं अटेंड कर लेता हूँ इसके थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू। स्टूडेंट की क्वेरी और आती है कि सर एक बात बताओ, जो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को बेचा है, क्योंकि फीफो मेथड है तो वो भी तो अमाउंट अपना पीएनएल अकाउंट में चार्ज होगा, बेटा बिल्कुल चार्ज होगा, लेकिन क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसने पूछा है खर्चा पीएनएल अकाउंट में कितना चार्ज होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो खर्चा है उसमें कायदे से आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट भी आएगी, बट उसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने नहीं दे रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग इस हिसाब से हुई है कि वो करंट ईयर के ओवरहेड के रिगार्ड में आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो 2720 यहाँ पे आई थिंक प्रिंटिंग एरर है, तो ये आप 2720 लिख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो 3, एनालाइज द ट्रांजैक्शन मेंशन्ड अबव एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द बिलो क्वेश्चन 9 to 13 in line with the relevant Ind AS. What will be the classification of such trade receivable in the books of Z Limited? यहाँ पे कोई ट्रेड रिसेबल है, उसका क्लासिफिकेशन आपने बताना है, ठीक। What will be the classification of such deposit? यहाँ पे कोई डिपॉजिट है, अपने डीलर के साथ इन द बुक्स ऑफ डीलर, ठीक है, डिपॉजिट है वो बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर इंटरेस्ट इन द एसोसिएट बताना है, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटरेस्ट इन द एसोसिएट बताना, बिल्कुल ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन एसोसिएट बताना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए जेड लिमिटेड इज ए मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीए एंड प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग इंड एस। जेड लिमिटेड मेक सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट ऑफ 45 डेज। जेड लिमिटेड क्या करती है, गुड सेल करती है 45 डेज के क्रेडिट पे, ठीक है जी। द कस्टमर आर एंटाइटल्ड
टू अर्न ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2% पर एनम इफ पेमेंट इज मेड बिफोर 45 डेज एंड इंटरेस्ट लग जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से अगर पेमेंट मेड होती है आपकी आफ्टर 45 डेज। तो यहाँ पे तो सिर्फ 45 डेज का क्रेडिट है, तो हम लोग अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो करंट असेट के अंदर आएगा और एज ए फाइनेंशियल असेट आ जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। ऑप्शन सी आ गया। जेड लिमिटेड मेक्स सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट। जेड लिमिटेड क्या करती है, गुड्स बेचती है कस्टमर को उधार पे, ठीक है जी। गुड्स आर कैरिड इन लार्ज कंटेनर फॉर डिलीवरी टू द डिलीड डेस्टिनेशन, ठीक है। ऑल डीलर आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट ऑफ 10,000 एज सिक्योरिटी फॉर द कंटेनर विच इज रिटर्न ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी टर्मिनेट। अब देखिए वो ये कह रहा है कि जो ये अमाउंट है ना, ये आपका वापस तभी मिलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे टर्मिनेट होंगे। अब जनरली इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो द डिपॉजिट कैरी 8% पर एनम विच इज पेबल ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट इफ द कंटेनर आर रिटर्न बाय द डीलर इन ब्रोकन कंडीशन और एनी डैमेज कोज देन एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट शैल बी मेड फ्रॉम द डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, आपने बताना है कि जो अमाउंट डिपॉजिट है डीलर की बुक्स में कैसे दिखाया जाएगा। आपका लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट हो गया, और क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है तो फाइनेंशियल एसेट हो गया, नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट। ऑप्शन आपका बी आ गया। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। जेड लिमिटेड हैज फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन एन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर है 25% ऑफ इक्विटी शेयर टू विच इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड, ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट। सच प्रेफरेंस शेयर आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एज पर इंड AS 109, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन है, द लोन कैरी इंटरेस्ट एट ऑफ 10% per annum. The interest income is received at the end of the each year. The long term loan is accounted as per the amortized cost as per Ind AS 109. This loan also form part of the net investment in the associate. At the start of the year 1, the carrying value of the each of the above interest is as follows. ये carrying amount दे दिया। Following table summarize the change in the fair value of the preference share और इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन के अंदर यहाँ पे आप एमोटाइज कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इम्पेयरमेंट लॉस ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब फेयर वैल्यू का चेंज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंटिटी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एसोसिएट फॉर द ईयर 1, एंटिटी का शेयर ऑफ लॉस आपका 16 लाख है। अब देखिए क्या होता है, अगर एसोसिएट में प्रॉफिट और लॉस होगा तो हम अपने हिस्से का प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। अगर लॉस की वजह से मतलब लॉस आ गया और लॉस की वजह से अगर मान लो इक्विटी का बैलेंस नेगेटिव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, तो हम उसे 0 तक लेके जाते हैं, नेगेटिव बैलेंस नहीं लेके जाते, एक्सेप्ट इन ए केस जहां पे अपने ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या आपका लीगल ओब्लिगेशन है, ठीक। सेकंड बात, जो लॉस का अमाउंट एडजस्ट नहीं हो पाएगा उसे हम क्या करेंगे, एज ए अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस दिखाएंगे, डिस्क्लोज करेंगे। एक बात और, अगर कंपनी के पास लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है एसोसिएट के अंदर, कंपनी के पास लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है एसोसिएट के अंदर, ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्दर जो मतलब जो लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ उसे फर्दर सेटल करते हैं आपका प्रेफरेंस शेयर के साथ या फिर आपका डिबेंचर के साथ, बट वो आपके लॉन्ग टर्म होने चाहिए जो नियर फ्यूचर में सेटल नहीं होंगे। अब यहाँ पे जो 16 लाख का लॉस हम क्या करेंगे, ये हमारे हिस्से का लॉस है, ध्यान रखना, ठीक जी सर। तो 10 लाख तो यहाँ एडजस्ट कर देंगे, बैलेंस कितना बच गया लॉस का, ये अमाउंट 0 आ गया सर, 6 लाख। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर जैसे यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इंड AS 109 के प्रोविजन लगाएंगे तो फेयर वैल्यू में डिक्रीज है, तो ये अमाउंट आपका 450 आ गया, तो 450 का लॉस हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, तो अपने पास 150 का लॉस बच गया, ठीक जी सर। लॉन्ग टर्म लोन में इंपेयरमेंट लॉस है 50,000 का, तो 250 आ गया, और जो 250 का बैलेंस आ गया उससे हम क्या करेंगे, लॉस एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो लॉस हो कितना एडजस्ट हो जाएगा सर, लॉस एडजस्ट हो जाएगा आपका 150, तो 1 लाख का बैलेंस बच गया, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, ठीक। थ्रूआउट ईयर 1 to 5 देयर हैज बीन नो ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इंपेयरमेंट इन द नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसेट। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ईयर 1 तक है, ठीक। एंटिटी डज नॉट हैव एनी लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू शेयर द लॉस ऑफ द एसोसिएट बियॉन्ड इट्स इंटरेस्ट इन द एसोसिएट बेस्ड ऑन द अबव। अच्छा, ये आपका रेलिवेंट नहीं है लाइन ना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि क्वेश्चन में एमसीक्यू पूछे गए हैं। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इक्विटी शेयर इंटरेस्ट इन द एसेट एज एट द एंड ऑफ द ईयर 1 आपका नील अमाउंट आ गया, प्रेफरेंस शेयर में नील अमाउंट आ गया, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन एसोसिएट आपका डिबेंचर के अंदर 1 लाख का अमाउंट आ गया, ठीक। करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन 14, ए फर्स्ट टाइम अडॉप्टर ऑफ इंड AS shall apply the requirement of in Ind AS 109
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इंडेस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लेते हैं, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली आउट, प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हैं। प्रोस्पेक्टिव टू गवर्नमेंट लोन एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंडेस एंड शैल नॉट रिकॉग्नाइज द, और जो कोरस्पॉन्डिंग बेनिफिट आपका बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं करते ट्रांजिशन डेट पे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया। प्रोस्पेक्टिवली टू गवर्नमेंट लोन एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन एंड शैल रिकॉग्नाइज, नो, रेट्रोस्पेक्टिवली नो। According to the principle of integrity under the code of ethics, a chartered accountant shall not only be associated with the information if the accountant believe that the information, देखिए इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करें तो मैटेरियलिटी फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट कंटेन, ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक। चले जी सर, चलिए इसी के साथ अपना MTP 1 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।